हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एम्बाई अचीव डिफेंस एग्जाम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूले बताएंगे, है ना। जो कॉन्सेप्ट है इसको हम प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले से आपको समझाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हमने पहला लेक्चर लिया था सर्कुलर मोशन का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने आपको कल 4-5 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए थे। तो फर्स्ट हमने आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। तो ये 3 टॉपिक हमने कल डिस्कस किए थे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर फॉर्मूले के साथ, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं सर्कुलर मोशन पार्ट नंबर 2, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो वृत्तीय गति कहते हैं। और सभी स्टूडेंट्स गूगल प्ले स्टोर से जाके आप एम्बाइब एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। सब्जेक्ट वाइज आपको बुक्स मिल जाती है, जिससे आप थ्योरी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और भी वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं, जिससे आप लोग वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डेली वाइज आपको पीडीएफ चाहिए, आपको हर एक क्लास की डेली वाइज पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जो कि हमारे यूट्यूब का जो टेलीग्राम नाम है, जो यूट्यूब पर नाम है, वही सेम टेलीग्राम पर नाम है, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। तो आपको जितनी भी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी इस चैनल की, वहां पर आपको मिल जाएंगी, है ना। तो पीडीएफ आपके लिए बस इतना है कि आपका कुछ छूट जाए तो आप रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आप कभी भी प्रिपरेशन करो, तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हो, किसी भी सब्जेक्ट के को आप पढ़ते हो, तो हर एक सब्जेक्ट की आपको खुद से नोट्स बनानी है, वो भी शॉर्ट में एकदम। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का फ्लो देख लेते हैं, उससे पहले टाइम टेबल देख लो एक बार। जैसा कि डेली हम आपको टाइम टेबल बता देते हैं, आपके माइंड में रहे कि एनडीए की क्लासेस आपकी प्रॉपर चल रही हैं और अग्निवीर एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर करवाई जा रही है। अग्निवीर एग्जाम्स का मतलब हो गया आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर करवाई जा रही है। आपके सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं उसका टाइम टेबल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं फ्लो हमारा क्या है, क्या क्या हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले। मौत का कुआं पढ़ेंगे आज हम, क्या जो हम लोग सर्कस में देखते हैं ना मौत का कुआं, वो हम आज प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारा आज का लेक्चर है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टाइप। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसको हम देखेंगे और इसके टाइप देखेंगे। टाइप का मतलब यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है या कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल। हिंदी में भी बताते हुए चल रहा हूँ। इसके बाद में हम सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा, कार चलती हुई, है ना, घूमती हुई। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल वापस आते हैं और हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की, सेंट्रीफुगल फोर्स एंड सेंट्रीफुगेशन। सेंट्रीफुगल फोर्स को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफुगल फोर्स, जो हमेशा केंद्र से, सेंटर से बाहर की ओर लगता है। ये सब हम प्रॉपर समझाएंगे। जब हम इस पे जाएंगे तो हम फिर से ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, जब हम इस पे जाएंगे तो ये सारी चीजें, इसके फॉर्मूले एटसेट्रा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे डेथ वेल, मौत का कुआं, जो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करेंगे, है ना, तो आपने देखा होगा जब सर्कस वगैरह होता है तो सर्कस में ये मौत का कुआं होता है। इसमें वो मोटरसाइकिल चलाते हैं और या इवन कार तक चलाते हैं और वो बहुत तेजी से घुमाते हैं, जिसकी वजह से, और वो गिरते नहीं है, है ना। यही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कराने वाले, क्यों नहीं गिरते, ऐसा क्या रीजन होता है, ऐसा क्या फिजिक्स है, कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इसको देखेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हम टर्निंग ऑफ कार देखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल पहला सिंपल सा टॉपिक, जिसका नाम है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है हम थोड़ा बाद में कराएंगे। ठीक है भाई, चलो ये जो क्वेश्चन है आज के हम टॉपिक करने के बाद हम इनको कवर करेंगे। 3 क्वेश्चन बहुत ही शानदार यहाँ पे दे रखे हैं, इनको हम टॉपिक कवर करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आप यहाँ पे कार को चलते हुए देखें, कार को अगर आप यहाँ पे चलते हुए देखें, तो कार सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है? गति कर रही है, मोशन, सर्कुलर मोशन कर रही है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो केंद्र की तरफ, यानी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है हमेशा।
और उसी फोर्स की वजह से आप या तो ये कह लो उसी फोर्स की वजह से जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्किल में घूमता है, सर्कुलर पाथ में गति करता है, ठीक है। तो जैसे अगर इसकी बात करें, पहले हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार रास्ता है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है और इसकी रेडियस है वृत्ताकार यानी सर्कुलर पाथ की रेडियस है आर। अब ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, इस तरीके से क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है इस तरीके से। तो हमेशा याद रखना, अब ये मोशन क्यों कर पाता है, अगर ये अगर अंदर की तरफ एक फोर्स ना लग रहा होता, ध्यान से देखना, अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है ना, एक अंदर की तरफ दोस्त फोर्स लग रहा है ना, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स की वजह से ये क्या करता है, इसको खींच लेता है, इसको खींच लेता है, नहीं तो ये सीधा जा रहा होता, नहीं तो ये जो ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है, ये सीधा जा रहा होता। ये मुड़ता है क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर अंदर की तरफ क्या लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, अंदर की तरफ क्या लग रहा होता है, हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। उसी की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर पाथ गेन कर लेता है। बात क्लियर है। तो ये आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया, इसको आप याद रखेंगे। सबसे पहले, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराए। इसकी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हम लोग ये भी कह देते हैं कि एक ऐसा फोर्स जो रेडियस के अलोंग लगता है और सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अविकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो केंद्र की तरफ रेडियस के अलोंग एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसको हमने अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराए रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एंड विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, और ये जो अभिकेंद्रीय बल है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, हमेशा केंद्र की ओर लगता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो यहां पे हमेशा याद रखेंगे कि हमें F बराबर क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन। अब हम ऑलरेडी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ चुके हैं, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था ना कल के लेक्चर में, v स्क्वायर अपॉन में r, यही तो था, v स्क्वायर अपॉन में r। हम क्या करेंगे, मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो भी चीज घूम रही है, जो भी चीज सर्कुलर पाथ में, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है और उसकी मास क्या है, उसका m किलोग्राम है, और ये v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणा अविकेंद्रीय त्वरण। बस आपको क्या करना है, AC की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहां से आपको मिल जाएगा FC बराबर mv स्क्वायर अपॉन में r। ये आपका क्या हो जाता है, mv स्क्वायर अपॉन में r। तो यहाँ पे लिखा हुआ है FC बराबर मास इंटू में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मास इंटू AC की जगह v स्क्वायर अपॉन में r। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, v बराबर हमने रिलेशन बताया था r ओमेगा होता है, v बराबर क्या होता है, यहाँ पे एक रिलेशन होता है r ओमेगा, v बराबर एक r ओमेगा रिलेशन होता है। तो v की जगह जब r ओमेगा रखोगे तो mr स्क्वायर ओमेगा, mr ओमेगा स्क्वायर भी आ जाएगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। और अगर आपने यहाँ पे ओमेगा की जगह या फिर आर की जगह क्या रख दो, आर की जगह आप रख सकते हो वी अपॉन में ओमेगा, वी अपॉन में ओमेगा। तो यहाँ पे आर की जगह वी अपॉन ओमेगा रख दो, तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आपने रखा वी अपॉन में ओमेगा, ओमेगा ऊपर जाएगा, वी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक और फॉर्मूला बन जाता है एम इंटू वी इंटू ओमेगा। तो ये भी आपका फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से यहाँ पे नोट कर लें, जल्दी से यहाँ पे नोट कर लीजिए। आपके सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल के 3 फॉर्मूले हमने बता दिए। एक आपका होता है Fc इज इक्वल्स टू मास इंटू में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का mv स्क्वायर अपॉन में r, एक हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फोर्स का mr ओमेगा स्क्वायर,
और एक हो जाएगा आपका m इंटू वी इंटू ओमेगा। तो ये आपके सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूले हैं, वो किसके, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के, जिसको हम क्या कहते हैं, अवकेंद्रीय, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिसे हम अवकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो क्योंकि ये फोर्स है, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, अवकेंद्रीय बल की बात करें, तो ये एक फोर्स है, और किसी भी टाइप का अगर फोर्स है तो उसकी यूनिट, एसआई यूनिट हमेशा न्यूटन होगी, या मीटर, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो नॉर्मल जो फोर्स की यूनिट होती है ना, इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, है ना। चलिए, अब यहां पे आप देखेंगे सभी, अगर हम यहां पे बात करें किसी भी टाइप के फोर्स की, अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एसआई यूनिट होती है किसी भी फोर्स की, वो आपकी क्या होती है, न्यूटन होती है। किसी भी टाइप का फोर्स गिवन हो, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये हमेशा याद रखेंगे। और इसके अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो वो हो जाएगा MLT-2। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT-2। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा था मैंने, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स, यानी जो यूनिट होती है और जो डायमेंशन होती है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की, अवकेंद्री बल की, वो सेम होती है किसी भी टाइप के फोर्स के। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे। ये जो फॉर्मूले आपको करवाए हैं इसको याद रखना। मंडे से आपकी क्लासेस हिंदी में भी मिलेंगी, प्रॉपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगी मंडे से। ठीक है, नोट करिए। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, अवकेंद्रीय बल। नोट कर लेंगे, अवकेंद्रीय बल। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो अवकेंद्रीय बल होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये कोई नया फोर्स नहीं है, अलग से कोई फोर्स नहीं है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आपका दूसरा रूप ले लेता है। अब जैसे हम अभी आपको समझाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जैसे हम एग्जांपल लें, यहाँ पे एक हमारा ये एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट। आपने देखा होगा कोई भी सैटेलाइट, ये जो आपको सैटेलाइट दिख रहा है, ये जो आपको सैटेलाइट दिख रहा है, और ये हमारी अर्थ है। सैटेलाइट इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है वो इस पृथ्वी के, अर्थ के चारों ओर क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। मान लीजिए ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v मीटर पर सेकेंड है। इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v मीटर पर सेकेंड है। और सैटेलाइट का मास क्या है, m किलोग्राम है। सैटेलाइट का मास क्या है, m किलोग्राम। और ये v मीटर पर सेकेंड के वेग से इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। सैटेलाइट की पृथ्वी के केंद्र से जो डिस्टेंस है वो r है। तो हमेशा याद रखना, इसके अंदर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस कंडीशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो वही फोर्स होगा जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा यहाँ पे। यानी कि अगर जो सैटेलाइट है, अब सैटेलाइट की जगह आप मून भी ले सकते हो, चंद्रमा भी ले सकते हो। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, मून पृथ्वी के, अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। अगर मून की बात करें तो अर्थ के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, सर्कुलर मोशन करता है। अगर आप देखोगे तो मून सर्कुलर मोशन करते हुए वो जो फोर्स लगेगा उस पर अर्थ की तरफ, वो कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स वही ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसको जब आगे चल के हम पढ़ाएंगे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है कैपिटल जी, स्मॉल एम है इस वाले यानी सैटेलाइट का द्रव्यमान, कैपिटल एम है अर्थ का मास, और डिवाइडेड बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है आर स्क्वायर। ये वाला जो होता है ना, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोई भी सैटेलाइट चक्कर लगाता रहता है अर्थ के। ठीक है, अब यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के यहाँ पे। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv² अपॉन आर। तो mv² अपॉन आर को अगर हम बराबर कर दें किससे, कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर से, तो मेरे दोस्त क्या होगा, m से m कैंसिल, यहाँ से आप एक r से r कैंसिल। तो यहाँ से सैटेलाइट की स्पीड पता चल जाती है। सैटेलाइट की स्पीड v² बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल m
और अपोन में क्या आ जाएगा आपका स्मॉल आर। ये क्या पता चल गई, ये सैटेलाइट की स्पीड पता चल गई, कैपिटल जी कैपिटल एम अपोन में स्मॉल आर। हालांकि ये ग्रेविटेशनल में हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाते, लेकिन फिलहाल आपको यहीं पे हमने करा दिया। ये क्या पता चल गई, ये इतनी स्पीड से सैटेलाइट मूव करता है, इतनी स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट क्या करता है, मूव करेगा, रूट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। अब ये कैपिटल जी क्या होती है, कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास, और स्मॉल आर क्या है, सैटेलाइट से अर्थ तक की डिस्टेंस। बस इतना याद रखो, ठीक है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जो चैप्टर जब हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो कहने का मतलब यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम सेकंड नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको नोट कर लिया, इसको सभी स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नोट करने में टाइम लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको बाद में आसानी से अच्छे नोट्स में आप बदल सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, तो यहाँ पे सेकंड जो आप जब आप देखते हो, सेकंड जब आप देखते हो, जरा यहाँ पे इसकी तरफ देखो, ये जो आपका आपको दिख रहा है, ऐसे जब आप देखोगे इस तरीके से देखो, या कैसे भी देख सकते हो, ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है। अगर किसी एटम की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं, तो एटम के अंदर, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये जो माइनस दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो हमेशा याद रखो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, ध्यान से यहाँ पे नोट कर लेंगे, इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है, इनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो बल होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे यहां पे, उसी को हम क्या बोलेंगे यहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। बात क्लियर है, तो एक बार चेक कर लीजिए यहां पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कोई नया फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अपने आप को एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी आपको ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट लिया था, यहां पर हमने चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लिया, यहां पे दो चार्ज है, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है आपका पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो बल है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए। सेंट्रीपिटल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब जरा यहाँ पे देखो रस्सी वाला केस, आपने देखा होगा कि जब हम रस्सी में कोई स्टोन बांध लेते हैं, कोई स्टोन को लेते हैं रस्सी में, कोई स्ट्रिंग में जब हम कोई स्टोन लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो उस रस्सी में जो टेंशन आता है ना, जिसको हम तनाव बल कहते हैं, तो इस कंडीशन में जो टेंशन है, जो तनाव है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो घूम रहा है ना इस तरीके से, और यहां से सेंटर, ये यहां से आप घुमा रहे हो, ये यहाँ पे इतनी आर लंबाई की स्ट्रिंग है, रस्सी है, और ये एम किलोग्राम का कोई पत्थर है, स्टोन है, और ये इस तरीके से आप घुमा रहे हो वी मीटर पर सेकेंड के वेग से, और ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो अंदर की ओर क्या लगेगा, एक टेंशन फोर्स लगता है, इसे तनाव बल कहते हैं, टेंशन फोर्स। यही टेंशन फोर्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो हमेशा केंद्र की तरफ होता है, कहाँ पे होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो याद कर लो टेंशन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जो तनाव बल होता है इसको हम क्या कहते हैं, तनाव बल। तनाव बल जो होता है ना, जो टेंशन रस्सियों में लगता है, वही आपका यहाँ क्या बन जाएगा, अविकेंद्रीय बल बन जाएगा। बात क्लियर है, तो अविकेंद्रीय बल आपका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बन जाता है, ये आपको याद रखना है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम किसी स्टोन को रस्सी से बांधकर चारों तरफ घुमा रहे हैं,
तो सेंटर, जब हम हाथ में रस्सी पकड़ के स्टोन को जब हम घुमाते हैं चारों तरफ, तो आपने एक चीज महसूस की होगी कि आपके हाथ में एक तनाव सा लगता है, एक टेंशन सा लगता है, एक तनाव सा। तो वो रस्सी की वजह से होता है, रस्सी पर टेंशन लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? चलो, तो इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने देखा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन आ सर्कुलर ट्रैक। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में इस तरीके से मूव कर रहा है, कोई भी ट्रैक हो सर्कुलर, कोई भी सर्कुलर ट्रैक हो और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, इस तरीके से जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेंटर की तरफ, ये जो फोर्स आपको दिख रहा है ना, ये सेंटर, ये सेंटर है और ये इसकी क्या है, इस तरीके से चारों तरफ घूम रही है कार। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इसी को हम यहाँ क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब समझ आ गया होगा। इसकी दो खासियत हैं, जो दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है, हमेशा सेंटर की ओर लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे चलते हैं गाइस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको समझ आ गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, यार टाइम से आया करो आकाश ब्रदर। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये अपकेंद्रीय बल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और जो अपकेंद्रीय बल है, ये होता है स्यूडो फोर्स। स्यूडो का क्या मतलब होता है, मतलब ये आभासी बल है, रियल नहीं है। ये आभासी बल है, ये रियल फोर्स नहीं होता है, याद रखना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। अब इसको हम बताएंगे नॉन इनर्शियल क्या होता है, लॉ ऑफ मोशन में। नॉन इनर्शियल फ्रेम अभी आपको याद कर लेना है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है, ये आपको याद कर लेना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा। दूसरी चीज, स्यूडो फोर्स होता है, मतलब ये एक आभासी बल है, ये एक जिसे हम बोलते हैं छद्म बल है, ये एक ऐसा फोर्स है जो रियल में अस्तित्व में नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स इन ए सर्कुलर मोशन विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस, ये भी रेडियस के अलोंग लगता है, लेकिन सेंटर से बाहर की तरफ। ये किधर की ओर लगता है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का जो सेंटर होता है ना, सर्किल का जो सेंटर होता है उससे बाहर की ओर लगता है ये हमेशा। और किसके अलोंग लगेगा, किस रास्ते में लगेगा, रेडियस के रास्ते में। फॉर एग्जांपल समझाता हूं मैं, ये मान लो हमारे पास सर्किल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये इसका सेंटर है, मान लीजिए ये केंद्र है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, जो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार या कुछ भी, जो ऐसे मूव कर रही है, और यहां से यहां तक कि इसकी रेडियस आर है। ठीक है, और इस रेडियस आर में ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब हमेशा याद रखना, ये मान लीजिए v मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ऐसे मूव कर रहा है, और इसका मास है m kg। इसका मास क्या है, m kg। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, रेडियस के रास्ते में, रेडियस के रास्ते में, रेडियस के अलोंग इधर की ओर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और जो आपका अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसे हम बोलते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो रेडियस के रास्ते में लगेगा लेकिन बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की ओर लगता है, और ये अपकेंद्रीय बल है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो सेंटर से बाहर की ओर लगता है, लेकिन दोनों किसके अलोंग, रेडियस के अलोंग। बात क्लियर है? अब इसके फॉर्मूले की बात अगर आ जाए कि फॉर्मूला क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो इसका जो फॉर्मूला है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमने आपको बताया था जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है मास इनटू में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम मान लीजिए F डैश
सी से दिखा देते हैं। एफ डैश सी ये निगेटिव हो जाएगा किसके, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के। तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं, जो आपका एफ डैश सी है, एफ डैश सी हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के, माइनस लगा दोगे बस। यहां से आपका यही बन जाएगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन माइनस एक्स, इसकी वैल्यू रख दो तो माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर या माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं माइनस का एम वी इंटू ओमेगा, है ना। तो ये आपके सारे फॉर्मूले सेम टू सेम बन जाएंगे। तो जो फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा ना अभिकेंद्री बल का, वही फॉर्मूला आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की ओर लगता है, सेंटर की तरफ, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो केंद्र से, सेंटर से बाहर की तरफ। इतना अंतर है। एक और अंतर है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, जिसे हम बोलते हैं अवकेंद्रीय बल, जो सेंटर की ओर लगता है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करेंगे। और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो सेंटर से बाहर की ओर लगता है, उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करेंगे। ये दो आपको एक तरीके से डिफरेंस भी याद रखने हैं, ठीक है। नोट करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। और ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये एक स्यूडो फोर्स है, मतलब एक आभासी बल जो रियल में नहीं है, ठीक है, एक जादुई फोर्स बोल सकते हो। आपने देखा होगा, इसके एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको। आप जब कभी भी सर्कुलर पाथ में बहुत तेजी से जा रहे हो भागते हुए, और आप अपनी गति को कम ज्यादा करते हुए सर्कुलर ट्रैक में जा रहे हो, तो आपको देखना, आपने देखा होगा कि एकदम से मान लो ऐसे मुड़ने वाले हो तो पीछे की तरफ गिरने की कोशिश, मतलब अपने आप पीछे की तरफ लगता है गिर जाएंगे। जैसे आप कार में बैठे हो, कार में बैठे हो, जब कार ऐसे जा रही होती है और ऐसे एकदम से मुड़े, ध्यान से समझना, कार ऐसे जा रही होगी और ऐसे मुड़े, तो आप किधर की ओर गिरोगे, इधर की ओर गिरोगे। वो किसकी वजह से, अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है भाई। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसको हम थोड़ा और देखते हैं, इसको हम थोड़ा और देखते हैं। आपने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल बाइक मेकिंग ए टर्न, बाइक का मतलब यहाँ पे कोई सी भी आप कार ले लो, ट्रक ले लो, कुछ भी ले लीजिए। आपने देखा होगा ये इस तरीके से, मान लीजिए ये ट्रैक है, ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ ट्रैक है, ठीक है, यानी ये कर्व है जिसका ये सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका ये सेंटर होगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, और ये क्या है, इसका इस तरीके से ट्रैक है ऐसे। और कोई कार इस तरीके से जा रही है, कोई कार इस तरीके से जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। आप इस कार में ऐसे बैठे हो, जैसे ये कार ऐसे टर्न करती है, बड़ी तेजी से जाते हुए टर्न करती है, तो आपने देखा होगा इधर की ओर एक फोर्स लगता है, वही तो होता है आपका एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, जिसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव ऑफ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, निगेटिव ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल को, यानी अपकेंद्री बल। ये वाला कौन सा फोर्स है, अपकेंद्री बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर लग रहा है। इस फोर्स की वजह से आप बाहर की तरफ गिर सकते हो, ठीक है भाई। तो कोई भी बाइक हो या कोई भी आपकी कार हो या कोई भी गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल हो, वो जब टर्न करती है सर्कुलर पाथ में तो बाहर की ओर फोर्स लगता है। और आपने देखा होगा वाइल टर्निंग अ व्हीकल अराउंड अ शार्प कर्व, ये भी सेम बात है। मड फ्लाइंग ऑफ ए टायर, आपने देखा होगा बरसात के टाइम में जब बाइक लेकर जाते हो या फिर साइकिल लेकर जाते हो या फिर कार लेकर जाते हो, तो जो कार के पहिए हैं या गाड़ी के जो पहिए जब घूमते हैं, घूमते वक्त आपने देखा होगा मिट्टी जो होती है, जो गंदगी होती है, जो मड होती है, वो बाहर की ओर गिरती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहिया ऐसे घूम रहा है, ये मडगार्ड लगा होता है इस तरीके से, और ये पहिया ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। जब ये पहिया ऐसे घूम रहा है तो आपने देखा होगा कि जो मिट्टी होती है वो इधर की ओर गिरती है, जाके गिरती है कि नहीं, वो भी इसी की वजह से। और क्रीम सेपरेशन फ्रॉम मिल्क, जो दूध होता है ना, दूध से क्रीम निकाली जाती है, दूध से जब क्रीम निकाली जाती है ना, तो आपने देखा होगा मशीनों के द्वारा दूध को बहुत तेजी से घुमाया जाता है। मशीनों के द्वारा जब दूध को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, उसकी वजह से क्रीम जो होती है वो अलग हो जाती है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा आजकल जितने भी कपड़े होते हैं, जब हम वॉशिंग मशीन में उसको धुल लेते हैं और धुलने के बाद वो वॉशिंग मशीन उसको सुखा भी देती है, तो उसमें भी यही कंडीशन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है।
आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में जब कपड़ों को धुला जाता है तो वॉशिंग मशीन घूमती है, उसमें इस तरीके की मैकेनिज्म बनाई जाती है कि वो बहुत तेज घूमती है। और जब कपड़े धुल जाते हैं फिर उनको सुखाया कैसे जाता है, वॉशिंग मशीन में एक और घुमाने वाला प्रोसेस होता है, उसमें कपड़े घूमते हैं तो जो पानी है वो वॉशिंग मशीन के दीवालों पर छिटक जाता है, क्योंकि पानी पर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। पानी पर फोर्स लगेगा तो पानी छिटक जाएगा दीवालों पर, और दीवारें गर्म होती हैं, वो पानी को उसी जगह पे सोख लेती हैं। बात समझ आई? तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लगने की वजह से होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सारे एग्जांपल है किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो सभी बच्चे यहाँ पे नोट कर लें। ठीक है, और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि ब्लड से प्लाज्मा अलग की जाती है, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से अलग की जाती है। तो ये सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट। अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम बात करें तो अब यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं, यानी तुलना। कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जो अपकेंद्रीय बल है और जो अभिकेंद्रीय बल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इसे ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनको हम लॉ ऑफ मोशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे, और जबकि ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये ऑब्जर्व्ड होता है फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो बातें आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ज्यादा दिमाग इसमें अभी नहीं लगाना है। ठीक है, और दूसरा आपको इनका अंतर पता ही है, डिफरेंस पता है। फर्स्ट क्या है, आपको रेफरेंस से पता चल गया। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है। इधर सेंटर की ओर, ठीक है, सेंटर की ओर। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमेशा सेंटर से बाहर की ओर लगता है। बस ये दूसरा इसका क्या हो गया, रिलेशन हो, मतलब डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की तो नोट कर लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें तो दो डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड, और दूसरा डिफरेंस है सेंटर की तरफ और सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल पूछ लिया जाता है। नोट कर लिया, चलो तो नोट कर लिया होगा। देखो मंडे से आपको बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे, जो आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपके लिए लेकर चलें, जिससे कि हमारे जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई में प्रॉब्लम ना आए। जब तक यहाँ पे प्रॉपर हिंदी इंग्लिश नहीं है ना, इंग्लिश जब तक दिख रही है तब तक हम आपको प्रॉपर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। जैसे हमारा आ गया डेथ वेल कॉन्सेप्ट। इसमें हम यार बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये होता है मौत का कुआं, इसको यही बोलते हैं सर्कस में मौत का कुआं बोला जाता है इसको, है ना। क्या बोला जाता है सर्कस में, मौत का कुआं। ये जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं या फिर जो बाइकिस्ट होते हैं, मतलब बाइक चलाने वाले, और जो मोटरसाइकिलिस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, और जो कार चलाने वाले, है ना, तो जो इनको ये बड़ी तेजी से चारों तरफ घुमाते हैं और ये नीचे नहीं गिरते हैं। ये नीचे नहीं गिरते, क्यों नहीं गिरते, इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको समझाने वाले प्रॉपर डेरिवेशन के साथ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज समझा दें जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। जैसे हमारे पास ये मान लो कोई सरफेस है और इस सरफेस पे ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, m किलोग्राम द्रव्यमान का। तो नीचे की तरफ हमेशा पृथ्वी की तरफ एक mg फोर्स लगता है और ऊपर की तरफ क्या लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है। और पीछे की तरफ अगर ये इधर मोशन कर रहा है, अगर ये ब्लॉक इधर मोशन कर रहा है तो पीछे की तरफ एक घर्षण बल लगता है, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो क्योंकि इसकी जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी सरफेस पे, ये सरफेस है, सतह, कोई भी चीज रखी हुई है तो एक नॉर्मल रिएक्शन उसके परपेंडिकुलर लगती है और जमीन की तरफ क्या लगता है, mg फोर्स लगता है। और अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और अगर ये ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा होता है इधर की ओर तो फ्रिक्शन आगे की ओर लगता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
अब इसका रिलेशन भी याद कर लो, जो फ्रिक्शन होता है Fs, ये आपका इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कह दो या फिर बराबर बोल दो, ये हो जाएगी म्यूएस इंटू एन के। ये रिलेशन आपको दोस्त याद रखना है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो म्यूएस इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के बराबर। और ये जो म्यूएस है ये क्या होता है, ये ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है उनके बीच में लगने वाला घर्षण गुणांक, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। ठीक है, तो अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर समझ आ जाएगा। तो फिलहाल इसको भी नोट कर लो और इसको समझने की कोशिश करो, अभी हम इसको प्रॉपर समझाएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जितनी भी बाइक थी, जितनी भी कार थी, वो चारों तरफ कितनी तेजी से घूम रही, नीचे नहीं गिर रही। तो नीचे ना गिरने का क्या रीजन है, इनको बराबर अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है एटसेट्रा, वो हम सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट बताया कि हमारे पास ये ब्लॉक है और ये अगर ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा हुआ है और ये ब्लॉक m kg द्रव्यमान का है, तो नीचे की तरफ अर्थ की तरफ mg फोर्स लग रहा है और सरफेस से परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। ये नॉर्मल रिएक्शन ये भी फोर्स होता है। अगर ये ब्लॉक आगे की ओर चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा, अगर ये ब्लॉक पीछे की ओर चल रहा होता तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता। और ये इसका रिलेशन होता है Fs बराबर म्यूएस इंटू एन। म्यूएस क्या है, ये घर्षण गुणांक है, इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जो दो ब्लॉक यानी सरफेस और ब्लॉक के बीच जो कांटेक्ट पॉइंट है उनके बीच में जो खुरदरी सतह होती है, खुरदरापन, उसी को म्यूएस बोलेंगे। जितना ज्यादा खुरदरापन होगा उतना ज्यादा म्यूएस होगा। बात क्लियर है? अब इसको समझते हैं, इसके डेरिवेशन को। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है, इसको जरा देखिए, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे गाइस, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से मौत का कुआं। ठीक है, तो ये जो आपको इधर कुआं, हाँ, ये जो आपकी कार है, कार क्या हो रही है, कार आप देख रहे होगे इधर की ओर जा रही है। इसी चीज को हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा हम सिंपल तरीके से बनाएंगे आगे की नेक्स्ट में, और फिर इसका हम मतलब समझाते हैं आपको। देखो होता क्या है, अभी डेरिवेशन ये मत देखना। हमारे पास मान लीजिए ये है इस तरीके से मौत का कुआं। ठीक है, थोड़ा इधर बनाते हैं इसको। ये हमारे पास ये मौत का कुआं इस तरीके से, ऐसे आप देखोगे तो इस तरीके से ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, और ये हमारे पास है कार या बाइक जो आप चला रहे हो, और इस कार या बाइक को ऐसे घुमा रहे हो, मौत के कुएं में ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है, तो होता क्या है, इसके टायर और ये जो मौत का कुआं का ये जो सरफेस है, टायर और सरफेस के बीच में क्या होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा mg, क्योंकि ये जो गाड़ी है और गाड़ी में चलाने वाला जो बंदा है, उन टोटल मास क्या है, m है। तो नीचे की ओर पृथ्वी खींच रही होगी mg फोर्स से। अब ये नीचे ना गिरे, अगर मान लो mg फोर्स खींच रही है तो मतलब ये बाइक वाला जो है वो नीचे गिर जाएगा ना। अब ये नीचे नहीं गिरता है, क्यों? क्योंकि ऊपर एक घर्षण बल लग रहा है जो इसको मेंटेन कर रहा है। इसे बोल दिया हमने ये फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको मेंटेन कर रहा है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसको नीचे खिसकने नहीं दे रहा। किसको? इस कार वाले को या मोटरसाइकिल वाले को। एक चीज और लग रही है, ये इसका सेंटर है। सेंटर की ओर इधर क्या, अब हमने बताया था अभी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा है, तो अभी इसके लिए सरफेस ये है और ये ऑब्जेक्ट इधर रखा है, तो इधर की ओर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इधर की ओर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। बात क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ये मान लो v मीटर पर सेकेंड, ये जो बाइक वाला बंदा है ये v मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, और ये जो मौत का कुआं है इसकी रेडियस r है। तो अंदर की ओर एक फोर्स और लग रहा होगा ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ एक कंडीशन होती है कि जो अगर ये नीचे ना गिरे तो कब नहीं गिरेगा, जब ये ऊपर वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो थोड़ा सा ज्यादा हो mg से, तभी तो नहीं गिरेगा। यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना Fs जो फ्रिक्शनल फोर्स है या तो ग्रेटर हो या लगभग बराबर हो किसके, mg से। और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है अभी हमने पीछे बताया था, ये किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के। तो Fs की जगह रख दो म्यू इंटू एन, तो ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होना चाहिए। और यहाँ पे जो n है, n क्या है, वही है जो Fc है,
और FC क्या है यहाँ पे mv²/r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे म्यू इंटू में n की जगह क्या रख दोगे mv²/r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। तो यहां से v की वैल्यू पता चलेगी, m से m कैंसिल। मतलब इसका ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हो ना मौत के कुएं में, चाहे कोई हल्की चीज हो चाहे कोई भारी चीज हो, उससे कोई मतलब नहीं m से, क्योंकि m कट जा रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा v²/r, ये डिवाइड हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू g/म्यू और r यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से आपको v² बराबर ग्रेटर देन और इक्वल टू मिल जाएगा g इंटू में r/में म्यू। म्यू आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि v ग्रेटर देन और इक्वल टू √gr/में म्यू। ये रिलेशन मिल गया आपको, ये रिलेशन मिल गया। मतलब इसका ये है कि मौत के कुएं में कोई कार वाला या कोई साइकिल वाला या फिर कोई बाइक वाला जब चक्कर लगाएगा तो कम से कम उसके पास कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो उसके पास जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जिससे कि वो नीचे ना गिरे, वो बराबर होनी चाहिए √g इंटू में r/में म्यू के। ये मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है भाई। यानी अगर कोई कार वाला या कोई बाइक वाला या फिर कोई साइकिल वाला मौत के कुएं में मिनिमम इतनी स्पीड से घूमेगा, बाइक को घुमाएगा, मिनिमम इतनी स्पीड से अगर बाइक को घुमाएगा या साइकिल को घुमाएगा या कार को घुमाएगा, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, आसानी से वो खेल दिखाता रहेगा। जहां पर जी की वैल्यू आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आर क्या है, जो मौत का कुआं होता है ना उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या। और म्यू क्या है, म्यू आपको गिवन होगा जो जो कार का जो टायर होगा और जो मौत के कुएं का सरफेस होगा उसके बीच आपको घर्षण गुणांक गिवन होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा, पॉइंट में गिवन होता है ये। तो ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी। बात क्लियर, इतना नोट करो, फिर थोड़ा सा दिमाग वाली चीजें हम आपसे पूछते हैं। इतना जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपसे कुछ दिमाग वाली चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। इतना नोट करो, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट दिमाग वाली चीज पूछते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि मान लो कोई कार वाला या मोटरसाइकिल वाला स्पीड को मेंटेन ना कर पाए, कोई कार वाला या मोटरसाइकिल वाला जब मौत के कुएं में चल रहा होगा, अगर वो स्पीड मेंटेन ना कर पाए तो फिर और क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिससे कि वो नीचे ना गिरे। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि रेडियस को क्या कर दो, ये जो रेडियस है यानी मिनिमम स्पीड यहां पे रिक्वायर्ड इतनी होनी चाहिए, इतनी। अगर आपने रेडियस बढ़ा दी तो जो मिनिमम स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। रेडियस बढ़ा दी तो मिनिमम स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर आपने क्या किया कि टायर और सरफेस के बीच में जो घर्षण गुणांक है, या फिर मोटे मोटे टायर ले लिए। मोटे टायर लेने से क्या होगा, अगर बाइक में या कार के जो टायर है मोटे कर दिए तो जो घर्षण गुणांक है वो बढ़ जाएगा। घर्षण गुणांक बढ़ने से मिनिमम जो स्पीड होगी ना वो कम हो जाएगी। और कम मिनिमम स्पीड वाले में क्या होगा कि आपको ज्यादा स्पीड से नहीं चलना पड़ेगा, यानी आप कम स्पीड से काम चला लोगे। आगे बात समझ में। और अगर यहाँ पे रेडियस कम कर ली तो अब रेडियस तो कम करोगे नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि मौत के कुएं को आप सिकोड़ दोगे या मौत के कुएं को आप श्रिंक कर दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो रेडियस तो आप कम करोगे नहीं, है ना। तो एक दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि जो टायर होंगे ना, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या बाइक हो या फिर कार हो, वो मोटे मोटे हो जाएं, जिससे कि म्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। म्यू ज़्यादा होगा तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो कम होगी। तो मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड अगर कम होगी तो मतलब कम स्पीड से आप अगर चलोगे तो आप नहीं गिरोगे। आगे बात समझ में। तो ये होता है मौत के कुएं का कॉन्सेप्ट। आपको डायरेक्ट बस, अब ये जो चीज़ें थी ना, हम वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताते, आपको ये सब कराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। जो बाद में बच्चे देखेंगे इससे उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक बार यार थम्स अप कर दो अगर आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। जय हिंद मोनू कुमार, ठीक है। तो मौत के कुएं का मतलब समझ आ गया। तो मौत के कुएं में क्यों नहीं कुछ चीजें गिरती हैं। तो अगर आप ये खेल दिखाना चाह रहे हो या फिर जहां पे खेल दिखाते हैं तो या तो उनके गाड़ी के जो टायर होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं,
जिससे कि कम स्पीड में घूम रहे होते हैं, या फिर वो फिर तेजी से घूम रहे होंगे तो उनको वो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, कार वाला कॉन्सेप्ट। अब इसको देख लेते हैं। अब इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे देखो इसको मैंने रोक दिया, कोई बात नहीं, रुक नहीं रही है कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, इसको मैं समझाता हूं आपको। जैसे आपने देखा होगा, जो ये वाली जो कार होती है बैंक बैंक पे इस तरीके से, ऐसे ये ऐसे सरफेस है, ठीक है, और ये जो कार है वो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से कार जा रही है इधर की ओर। कितनी स्पीड से? v मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चल रही है। और इधर क्या होगा? सेंटर होगा। इधर की ओर क्या होगा? इधर की ओर हमेशा याद रखना, इसकी ये रेडियस होगी, यहां से यहां तक ये सेंटर है। ठीक है, इस इन इन चीजों में हमेशा हम बात करेंगे जब भी कार घूम रही है। तो ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपको वो चीज नहीं समझ आए तो हम सीधे सीधे बोल दे रहे हैं, यहां पर आप बात करोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। किसकी? अब केंद्रीय बल की, जो बाहर की ओर लगता है। तो बाहर की ओर फोर्स क्या लगेगा? बाहर की ओर लगता है mv² अपॉन में r। बाहर की ओर फोर्स कौन सा लगेगा? mv² अपॉन में r। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से। और ये जो कार है, कार ऐसी रखी होगी, ऐसी होगी, जमीन से तो ऐसी रखी होगी। नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? mg फोर्स लग रहा होगा। ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा? n लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है भाई, तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, हमने बताया ये हमेशा क्या होगा? एफ मैक्स बराबर म्यू एन। क्या हो जाएगा? एफ मैक्स बराबर म्यू एन के। यानी ये जो घर्षण बल लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो हो जाएगा म्यू एन के। और यहाँ पे एन किसके बराबर है? एन बराबर है mg के। देख लो, तो यहाँ एन की जगह क्या रख देंगे? mg रख देंगे। ठीक है भाई, ओके। अब देखो, अब अगर ये जो कार है, जब ये सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये अपना सर्कुलर मोशन मेंटेन रखे, ये बाहर ना गिर जाए। किधर ना गिर जाए? बाहर ना गिर जाए। यानी मुड़ते वक्त इस पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं? किसकी वजह से? इसकी, इस फोर्स की वजह से, mv² अपॉन r की वजह से। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा? इसको मेंटेन करेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा? जब ये कार मुड़ने को आएगी, टर्न करने को आएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को यार, बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से इसको समझाता हूं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए कर्व्ड रोड, जहां पे कोई बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग का मतलब फ्लैट रोड है। कैसी रोड है? फ्लैट। आपने देखा होगा हाईवे पे, हाईवे पे आपने देखा होगा जब हम लोग मुड़ते हैं ना, हाईवे पे जब हम लोग मोड़ आता है, हाईवे पे जब मोड़ आता है, तो आपने देखा होगा स्लाइड ऐसे उठा हुआ होता है ना। हाईवे पे जब आप देखते हो, बड़े बड़े हाईवे पे, बड़े बड़े हाईवे पे जब आप देखते हो, जहां पे मोड़ आता है, टर्निंग वाला पॉइंट आता है, वो बाहर की तरफ उठा हुआ होता है कि नहीं? उसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। उठा हुआ, बैंकिंग ऑफ रोड। और अगर कोई फ्लैट रोड है, जैसे हम नॉर्मल रास्तों में जाते हैं, तो जहां पे मोड़ आता है तो वहां पे तो नॉर्मल फ्लैट होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल रोड, नो बैंकिंग। तो वही सिचुएशन है कि यहाँ पे देखो फ्लैट है, सब कुछ फ्लैट है। यहाँ पे मुड़ रहे हैं, यहाँ भी फ्लैट है, सब जगह फ्लैट है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप कार को मोड़ते हो, जब आप कार को मोड़ोगे, टर्न करोगे, तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है। आपको लगता है कि बाहर की ओर ना गिर जाए हम, तो आपको कितनी स्पीड मेंटेन करनी चाहिए जिससे कि आप बाहर ना गिर जाओ? कॉन्सेप्ट क्या है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जब आप सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार रास्ते में, सर्कुलर पाथ में अपनी कार, गाड़ी, बाइक, किसी भी व्हीकल की बात कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी की बात कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी को जो आप अपने सर्कुलर पाथ में मोड़ते हो, टर्न करवाते हो, तो आपने ये चीज महसूस की होगी कि बाहर की तरफ फोर्स लगता है कि कहीं बाहर की तरफ गिर ना जाए। तो वो कौन सी स्पीड होनी चाहिए? कितनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा जिससे कि आप गिरो ना, या आपकी गाड़ी पलटे ना? आपने देखा होगा जब मोड़ मोड़ पे कोई तेजी से जाता है, सीधा गिरता है, जाके पलट जाती है गाड़ी। पलट जाएगी कि नहीं? आप खुद से अंदाजा लगाओ। आप बाइक से मत ऐसे एक्सपेरिमेंट करना, चाहो तो साइकिल से कर लेना, क्योंकि साइकिल से थोड़ा बहुत आप घास फूस में गिरोगे। ठीक है, ऐसा करना नहीं।
देखो होता क्या है, जब आप अपने गांव की सड़क या फिर आप अपने टाउन की सड़क या फिर आप कहीं पे आप सड़क देखोगे, रोड देखोगे, जहां पे मोड़ आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, अगर आप टर्निंग पॉइंट में बड़ी तेजी स्पीड से जा रहे होगे और आपने तेज स्पीड से मोड़ दिया, तो आप भाई मोड़ नहीं पाओगे, गिरोगे जाके सीधे। क्यों गिरोगे? क्योंकि बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा। यानी आप तेजी से एकदम कार को ला रहे होगे और आपने तेजी से मोड़ दिया, टर्न कर दिया, तो कार इधर की ओर गिरेगी आके। किसकी वजह से? अभी के अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। क्योंकि देखो v की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर आप तेज स्पीड से आओगे मतलब v की वैल्यू ज्यादा होगी। v की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या ये वाली जो टर्म है यानी एफ डैश सी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्या ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो गिरोगे जाके धड़ाम से। आ रही बात समझ में? तो यानी अब आप गिरो ना, हम चाहते हैं गिरो ना, हम आपको बचाना चाहते हैं कि हम जब टर्न करेंगे रोड में, जब हम मोड़ेंगे, टर्न करवाएंगे गाड़ी को, तो आप गिरो ना। तो आपको कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, उसी स्पीड को मैं वहां पे जाके चिपका दूंगा और हम आपसे प्रॉपर कहेंगे कि कृपया सावधानी से इतनी स्पीड से यहाँ पे मुड़े। तो आप उतनी स्पीड से मुड़ोगे, टर्न करवाओगे, तो आप नहीं गिरोगे। समझ रहे हो? तो वहां पे लिखवा देंगे। अब देखो वो स्पीड कितनी है। यहां पर क्या होगा, इधर की ओर फ्रिक्शन इसको बचाएगा, यानी जो mv²/r अगर आपने तेज स्पीड कर दी तो ये वाला फोर्स ज्यादा लगेगा, तो अंदर की ओर जो फ्रिक्शन होगा ना, जो कि टायर और सड़क के बीच में लगेगा, वो फ्रिक्शन अंदर की ओर लगेगा। किधर की तरफ? सेंटर की तरफ। और ये जो फ्रिक्शन है ना, वही इसको मेंटेन करेगा, इस गाड़ी को फिसलने से बचाएगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना होना चाहिए? ये ज्यादा या तो इसके बराबर हो या स्लाइटली इससे ज्यादा हो। समझ रहे मेरी बात? तभी तो ये गाड़ी नहीं पलटेगी। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, या तो स्लाइटली ग्रेटर हो या फिर बराबर हो किसके? mv²/r के। पहला पॉइंट। अब f की जगह क्या रख दोगे? म्यू mg। वो यहां से हमने देखा। f की जगह आप म्यू mg रखोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r होना चाहिए। यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा। m क्या है? इस कार का मास होता है। कार में आप भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं, पूरे सबका मास m होता है, वो हमने मान लिया, तो वो कैंसिल हो गया। तो यहां से अब आप देखोगे ना, यहां से तो ये आ जाएगा। आप यहां से देखो म्यू इंटू में जी ग्रेटर देन इक्वल टू v²/r। अब आप इधर से देखो तो क्या होगा? v²/r लेस देन इक्वल टू म्यू जी। उल्टा हो जाएगा कि नहीं? इधर से देखो तो ये हो जाएगा। तो यहां से v² कितना आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू जी इंटू आर। तो जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू जी इंटू आर। तो आपको जो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी वो रूट म्यू जी आर के या तो कम या इसके बराबर मेंटेन करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं। यानी अगर आपको कार को मोड़ना है, कार को टर्न करवाना है फ्लैट रोड पर, फ्लैट रोड पर अगर आपको कार को या किसी गाड़ी को टर्न करवाना है, मोड़ना है, तो हमेशा याद रखना आपको मैक्सिमम जो स्पीड है, मैक्सिमम जो स्पीड है वो मेंटेन करनी पड़ेगी म्यू इंटू जी इंटू आर अंडर रूट में। इतनी स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर इससे ज्यादा कर दी ना, रूट म्यू जी आर से जरा से भी ज्यादा हुई स्पीड, तो मतलब आपकी गाड़ी जो है ना, टर्न करते वक्त इधर की ओर गिर जाएगी। ये है कॉन्सेप्ट, एक बार नोट कर लीजिए। सभी एक बार नोट कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और हर एक चैप्टर की अभी प्रैक्टिस भी हम स्टार्ट कर देंगे। जितने भी हम कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी आपको स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है भाई? तो आपको जो डायरेक्ट पॉइंट है, देखो ये सब हमने समझाने के लिए लिखा है, इन सब से घबराना नहीं है। ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ लिखी है, आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है फ्लैट वाले कंडीशन में। ठीक है? यानी मैं इसको एक बार फिर से, दैट मीन्स यानी इसको एक बार और समझा देता हूं। हमारे पास ये क्या है? इस तरीके से सर्कुलर पाथ है और हमारी जो गाड़ी है वो इस तरीके से जा रही है। हमारी जो गाड़ी है इस तरीके से हम इसको घुमाना चाहते हैं। ये v मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गाड़ी जा रही है और ये जो सर्कुलर पाथ है उसका जो रेडियस है वो हमने r मान लिया। ठीक है भाई? ओके। और जो टायर है और जो सर्फ ये जो रोड है उनके बीच में कुछ घर्षण गुणांक होगा, उसको म्यू मान लिया।
जी की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या फिर जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो हम कितनी स्पीड से, हमारी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये जो गाड़ी है वो मोड़ते वक्त, टर्न करते वक्त बाहर की ओर ना गिरे, आराम से मुड़ जाए। तो वो हमने आपको बता दिया, वी मैक्स कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट म्यू इंटू जी इंटू आर। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिए। इतना अगर याद रखोगे तो मोर देन सफिशियंट है। आपको ये डेरिवेशन नहीं करना, ये जस्ट हमने समझाने के लिए आपको बताया है। आपको इतना जो कॉन्सेप्ट बताया ना अभी के अभी, इसको अगर आपने याद कर लिया, दैट दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। तो यहां पे आपसे पूछा जाता है कि जो टर्निंग वेलोसिटी है, यानी कितनी वेलोसिटी से हम टर्न करवाएं, वो प्रोपोर्शनल किसके होगी, रूट आर के, रूट आर के, रूट आर के। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रेडियस ज्यादा कर दी, मतलब एक मोड़ने वाला रास्ता बहुत बड़ा है, तो आप तेज स्पीड से भी मोड़ सकते हो। और अगर वो रेडियस कम है, मुड़ने का, टर्न करने की जगह कम है, तो आपको धीमे धीमे जाना पड़ेगा। ये है इसका लॉजिक, मतलब ठीक है। और यहां पे क्या था, ये फ्लैट थी, टर्निंग वाला जो पूरा रोड है वो फ्लैट है, एकदम फ्लैट है। ठीक है, चलो अब देखो मैं कुछ और चीजें देख लेता हूं। अब हमें बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी, होता क्या है कि ये जो फ्रिक्शन होता है ना, जो अंदर की ओर लग रहा था, जो फ्रिक्शन था वो इस गाड़ी को बाहर की ओर नहीं गिरने दे रहा था, तो वो फ्रिक्शन इस गाड़ी को उतना मेंटेन नहीं कर पाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे थोड़ा बैंक कर दे, मतलब रोड को बाहर की तरफ से थोड़ा उठा दे थीटा एंगल पर, तो आप तेज स्पीड में भी गाड़ी को आराम से मुड़ा सकते हो, टर्न करा सकते हो बिना गिरे। उसका भी लॉजिक समझ लेते हैं। तो जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं, बड़े बड़े हाईवे पे आपने देखा होगा इस तरीके का सिचुएशन। ये फॉर्मूला याद करते हुए चलना, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले याद करते हुए चलना। आपने बड़े बड़े हाईवे पर इस तरीके की सिचुएशन देखी होगी, देखो ये ऐसे, ये आपने इस तरीके की सिचुएशन देखी होगी ऐसे, ये बड़े बड़े हाईवे पर ऐसे देखा होगा, अब दिख रहा होगा आपको, है ना। बड़े बड़े हाईवे पर, जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं जहां पे गाड़ियां बहुत तेजी से चलती हैं, इसीलिए वो महंगे बनते हैं हाईवे, तेज गाड़ियां चलाने के लिए, ताकि जल्दी पहुंच जाएं। तो आपने देखा होगा जहां पे मुड़ेंगे उसके आउटसाइड में बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, देखो उठा हुआ पोर्शन होता है, ये बाहर की तरफ उठा हुआ पोर्शन है, इसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। यहाँ पे फ्लैट नहीं है, देखो यहाँ पे फ्लैट नहीं है, यहाँ पे देखो उठा हुआ है बाहर की तरफ से, थोड़ा सा थीटा एंगल, कुछ एंगल पर उठा हुआ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इस तरीके से देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ये जो आपकी इस तरीके से, ये क्या थी, अ, ऐसे समझो, ये हमारी फ्लैट रोड थी, ठीक है, ये हमारी दोस्त फ्लैट रोड थी, ये फ्लैट रोड थी। और ये क्या था, इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ था, ऐसे मोड़ना था। अब ये जो बाहर की ओर है ना, ये इतने एंगल से आपने क्या कर दी, उठा दी, बाहर की ओर आपने इतने एंगल से उठा दी, इतने थीटा एंगल से बाहर से उठी हुई है। तो अब जो आपकी गाड़ी है वो यहां पर है, इस तरीके से मान लो ये गाड़ी ऐसे, ये है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अभी ये मत देखना, अभी ये मत देखना, इसको हम 3-4 कॉन्सेप्ट से आपको समझाते हैं, ठीक है। पहला जो केस है वो है हमारा कार टेकिंग अ टर्न ऑन अ बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन, यहाँ दे रखा है। तो पहले हम विदाउट फ्रिक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, विदाउट फ्रिक्शन। पहले हम देख लेते हैं विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है भाई। देखो, कार टेकिंग ए टर्न ऑन ए बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। पहले यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे हम बना देते हैं। देखो होगा क्या, यहाँ पे हम बना देते हैं इसको। हमारी जो रोड थी वो ऐसे थी, ठीक है, लेकिन हमने थीटा एंगल पर इसको उठा दिया रोड को। ये इस तरीके से, इस तरीके से इसका क्या है, ये गाड़ी है, ये जो गाड़ी है इस तरीके से चल रही है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान देना कुछ चीजें, नीचे की ओर इस पर जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे mg,
क्या बोलेंगे, mg। और अब इसका देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा कि नहीं, इधर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, इसको बोलेंगे mb स्क्वायर अपॉन में r, mb स्क्वायर अपॉन में r। और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो 90 डिग्री पर होती है, ये है नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है भाई। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होता है। अगर ये थीटा है और ये n रिएक्शन है तो इधर की ओर एक कंपोनेंट होता है, इसे बोलते हैं n cos थीटा, और इधर की ओर एक कंपोनेंट होता है, इसे बोलते हैं n sin थीटा। अब ये वेक्टर में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो अगर आपको ये डेरिवेशन समझ आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, ये जो n cos थीटा है ऊपर की ओर वो mg को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो n cos थीटा बराबर हो जाएगा mg के, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और ये जो n sin थीटा है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मेंटेन करेगा, n sin थीटा हो जाएगा आपका क्या, mv स्क्वायर अपॉन में r। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। जब आप इक्वेशन 2 को 2 में डिवाइड, 2 को इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करोगे, सेकेंड इक्वेशन को 1, सेकेंड इक्वेशन में 1 इक्वेशन डिवाइड करोगे, एन एन कैंसिल हो जाएगा, साइन और कॉस, साइन बटे कॉस टेन थीटा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन बटे कॉस टेन थीटा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर और इनटू में एम जी के। यहाँ से एम जी, एक एम से एम कैंसिल, तो यहाँ से टेन थीटा देखो क्या आ गया, टेन थीटा आ जाता है मेरे दोस्त वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या आ जाता है, वी स्क्वायर आ जाता है आर जी टेन थीटा। वी स्क्वायर कितना आ जाता है, आर जी टेन थीटा। तो ये याद रखने हैं फॉर्मूले सारे के सारे, आर जी टेन थीटा आ जाता है। और अगर v की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये हमने डायरेक्ट लिख रखा था यहाँ पे। अब ये जो डेरिवेशन है ना, ये हमने समझाने के लिए करवा दिया। अगर आपको नहीं करना है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप इस डेरिवेशन को करो। आप डायरेक्ट याद रखेंगे v बराबर जो स्पीड चाहिए वो कितनी चाहिए, रूट आर जी टेन थीटा के बराबर। ठीक है भाई, यानी ये जो, पहले इतना नोट करो फिर हम इसको दूसरे पॉइंट पे समझाते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया, ये आपकी क्या है, ये आपकी बैंकिंग रोड थी। ये क्या थी, बैंकिंग रोड, यानी थीटा एंगल पर आपने उठा दिया कुछ रोड को। ठीक है, और ये आपकी गाड़ी थी जो, और ये सर्कुलर रास्ता है। तो इस पर जब ये मोड़ोगे, टर्न करवाओगे, तो बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर अपॉन आर फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन ये होगी। ठीक है भाई, और अब इस एन का, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाता है, एन का ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा और ये कंपोनेंट एन साइन थीटा होता है। तो बस आपको फोर्स बैलेंस करने हैं, एन कॉस थीटा एम जी के बराबर, एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। सारे के सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो सारे के सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे। यहां पे एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, तो ना तो ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बैलेंस हो गया। एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करेगा, तो ना इधर जाएगा ना उधर, तो ये हर तरीके से बैलेंस्ड है। तो हमने वही किया, एन कॉस थीटा बराबर एम जी, एन साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। सेकेंड को दूसरे में डिवाइड, सेकेंड में फर्स्ट को हमने डिवाइड कर दिया, टेन थीटा बराबर आ गया एम बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम जी। यहाँ से टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर आ गया आर जी टेन थीटा, वी बराबर आ गया रूट आर जी टेन थीटा। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब थोड़ा समझाते हैं फिर से बना के। अब दोस्त समझाते हैं थोड़ा सा। तो ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया। अब दो कंडीशन है यहाँ पर, दो कंडीशन है, जरा समझना। हमारी जो गाड़ी थी वो इस तरीके से थी, ये नॉर्मल हमारी सड़क थी, और हमने उस सड़क को, रोड को थीटा एंगल पर ऐसे उठा दिया था, और इस तरीके से हमारी जो गाड़ी है ऐसे जाएगी। तो ये जो गाड़ी थी हमारी, जो कार है या कुछ भी, इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे ये जा रही होगी इस तरीके से, ऐसे मुड़ेगी, टर्न करेगी। अब देखो होगा क्या, टर्न करते वक्त इसकी जो स्पीड है वो किधर की ओर होगी। अगर हम इधर की ओर देखें तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है,
अब जरा ध्यान से देखो, अगर mv² है, ये अगर स्पीड आपने ज़्यादा कर दी, स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर दी, तो क्या mv² ज़्यादा हो जाएगा, है ना? और ये थीटा पे डिपेंड करेगा। अभी देखना, समझना मेरी बात को, ये थीटा है और ये mv² है। तो यहाँ पर हमने जो निकाला वो क्या निकाला था, अगर v की वैल्यू जो वेलोसिटी है आपने ज़्यादा कर दी इससे, √rg tan थीटा से, rg tan थीटा से, वेलोसिटी की वैल्यू अगर rg tan थीटा से ज़्यादा हो गई तो क्या ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी? तो ये जो गाड़ी है ना, ये जो गाड़ी है वो ऊपर की ओर खिसक जाएगी, इधर की ओर खिसक जाएगी, ऊपर की ओर। नहीं आई बात समझ में? ये जो मोड़ने वाला रास्ता है वो थोड़ा सा बाहर से उठा हुआ है, बाहर से क्या है, उठा हुआ थीटा एंगल पर। तो अगर स्पीड ज़्यादा कर दी आपने, हमें इतनी स्पीड चाहिए, याद कर लो, ये मेंटेन रखने के लिए इतनी स्पीड चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं चाहिए, इतनी हमें स्पीड चाहिए दोस्त। v बराबर √rg tan थीटा, एग्जैक्ट इतनी स्पीड चाहिए, ठीक है? अगर हमने ज़्यादा स्पीड से, इससे ज़्यादा स्पीड से हमने अगर गाड़ी को टर्न करवाया तो एक प्रॉब्लम आएगी, क्या? mv² की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, v की वैल्यू ज़्यादा, मतलब ये पूरी टर्म ज़्यादा हो जाएगी, और ये टर्म अगर ज़्यादा हो गई तो ये गाड़ी ऊपर की ओर खिसक जाएगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। यही लिखा हुआ है, अगर v की वैल्यू ग्रेटर हो जाए √rg tan थीटा से, देन mv² इज मोर एंड हेंस कार विल स्लिप आउटवर्ड। कार जो होगी वो बाहर की ओर खिसक जाएगी। अब इसको कम करने के लिए हम क्या कर दें, या तो r की वैल्यू ज्यादा कर दो, मतलब ये जो रेडियस होगी ना, ये जो सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर रास्ता होगा, उसको बड़ा कर दो, r की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये पूरी टर्म कम हो जाएगी, तो वो मेंटेन रहेगा। या फिर आप उसकी स्पीड को ही मेंटेन रखिए, तो स्पीड मेंटेन रखना ज़्यादा सही है। अब हाईवे थोड़ी ना आप दोबारा बनाओगे जाके, तो सिंपल सी बात है, स्पीड को अपनी मेंटेन रख के आप अपनी गाड़ी को टर्न करवा सकते हैं, ठीक है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने v की वैल्यू स्लो कर दी तो भी दिक्कत आएगी, यहां पे दोनों बार दिक्कत आती है। अब अगर वेलोसिटी की वैल्यू स्लो कर दी आपने, v की वैल्यू कम कर दी, तो जो rg tan थीटा है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि ये जो गाड़ी है वो फिर अंदर की ओर खिसक जाएगी, मतलब नीचे की ओर गिर सकती है। किधर गिर सकती है? नीचे की ओर, ठीक है? तो यहां पे आपको हमने क्या समझाया कि अगर यहां पर वेलोसिटी कम कर दी, कम वेलोसिटी से आपने इसको टर्न करवाया तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये नीचे की ओर गिर सकती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये था विदाउट फ्रिक्शन वाला। ये क्या था, अभी हमने फ्रिक्शन को यहाँ पे नहीं लिया, फ्रिक्शन को यहाँ पे नहीं लिया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे विद फ्रिक्शन वाला, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे विद फ्रिक्शन, यानी इन दोनों के बीच में घर्षण भी हो, फ्रिक्शन भी हो, तो फिर और तो फॉर्मूले क्या बनेंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, तो इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहां पे, अब हम बात करेंगे बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट, हाँ, विद फ्रिक्शन। अब यहां पे देखो फ्रिक्शन भी है, यहां पे दोस्त फ्रिक्शन भी है, सब कुछ सिचुएशन सेम है, यहां पे फ्रिक्शन भी है। देखो कैसे, अगर हम गाइस यहां पे बात करें, हमने कहा कि हमारी गाड़ी इस तरीके से होनी चाहिए थी, हमारी जो गाड़ी है वो ऐसी होनी चाहिए थी, मतलब ये जो ये रोड है ये ऐसी होती, लेकिन हमने क्या किया, इसको थीटा एंगल पर ऊपर उठा दिया रोड को, और ये बन गई इस तरीके से रोड, ऐसे रोड बन गई, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, और हमने यहाँ पे अपनी व्हीकल को
किसी गाड़ी को ऐसे रख दिया, ये इस तरीके से टर्न करेगी थीटा एंगल पर, ठीक है। अब इनके बीच में फ्रिक्शन भी है, तो अब होगा क्या कि नीचे की ओर तो mg लग रहा होगा, ठीक है, इधर की ओर क्या लग रहा होगा, mv² / r। बाहर की ओर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब इसमें दो कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन ये बनेगी कि अगर ये गाड़ी इधर की ओर खिसक रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर, इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और अगर ये गाड़ी नीचे ऊपर की ओर खिसक रही होगी ज्यादा स्पीड की वजह से, तो ये जो फ्रिक्शन है वो नीचे की ओर लग रहा होगा। यहाँ पे दो कंडीशन में दो फॉर्मूले बनते हैं, वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है भाई। दो फॉर्मूले बनेंगे, दोनों फॉर्मूलों को मैं डायरेक्ट बताऊंगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। स्लिप की कंडीशन में अंदर की तरफ क्या होगा, ठीक है, इसको नोट करिए। चलो, अब गाइस अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ दो फॉर्मूले बनेंगे, दो फॉर्मूलों को यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो कंडीशन आपकी रहेगी, देखो केस नंबर 1, यहाँ दो केस हम आपको समझा देते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में सेम सिचुएशन अगर हम यहाँ पे देखें, चलो ये है केस नंबर 1, थीटा एंगल इस तरीके से ये कार जा रही होगी, ठीक है। इधर क्या लग रहा होगा, mv² / r, और इधर नीचे की ओर लग रही होगी mg। अगर ये अंदर की ओर खिसक रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर F, ठीक है। और इनके बीच में म्यू दे रखा होगा घर्षण गुणांक, इधर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। वीडियो नहीं चल रहा तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, आपकी अपलोड हो जाएगी बच्चे। अब देखो जब ये ऐसे चल रहा होगा तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये नीचे ना खिसके, ये नीचे स्लिप ना हो, गाड़ी नीचे स्लिप ना हो, तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, वी मिनिमम होनी चाहिए कितनी, वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन में आर जी बराबर होना चाहिए ये टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा के। ये आपका है एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब ये अंदर की ओर स्लिप हो रही होगी, ठीक है, ओके। अब दूसरा केस क्या है, सेकेंड केस ये है कि हमारे पास ये फिर से वही लेवल रोड और इससे इसको हमने थीटा एंगल पर उठा दिया। ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, और हमारी गाड़ी है ये है व्हीकल। इधर की ओर क्या लग रहा होगा, mg, इधर की ओर क्या लग रहा होगा गाइस, mv² अपॉन में r, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। अब अगर ये इधर की ओर खिसक रहा होगा तो नीचे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो टर्न करते वक्त कितनी स्पीड होनी चाहिए मैक्सिमम, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा वो होगा वी मैक्स का स्क्वायर, यहाँ मैक्स हो जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन में आर जी इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का म्यू एस डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये दोस्त याद रखेंगे, विद फ्रिक्शन के दोनों फॉर्मूले, विद फ्रिक्शन के दोनों फॉर्मूले। ये वाला जो फ्रिक्शन ये वाला फॉर्मूला था वो ये वाला था, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो यहां से आपका जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था ना विदाउट फ्रिक्शन वाला, तो अगर यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 कर दो तो आपका देखो वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो इससे पहले हमने आपको पढ़ाया ना, इससे पहले जहां पे फ्रिक्शन को हमने नहीं लिया था। तो अगर हमने यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0 कर दी, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 कर दी, तो देखो क्या आ जाएगा, म्यू एस 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0। तो देखो वी मैक्स कितना आ गया, वही आ गया ना अंडर रूट आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा आ जाएगा कि नहीं, यहाँ भी वही आ जाएगा, यहाँ से भी वही आ जाएगा, ये 0, ये 0।
बी मिनिमम भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है भाई, चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, इनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है मैं एक साथ करवाऊंगा आपको। इनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आपको एक साथ करवाएंगे। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट जरूर कर देना अगर क्लास में कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो, या फिर कहीं से भी अगर कुछ कट हुआ होगा, या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ आया होगा, तो हम दोबारा से क्लास लेके आपको समझा देंगे, तो परेशान मत होना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। कीप इम्बाइबिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद गाइस। Keep imbibing. We believe in you.